होने का क्लेम करती है। उनका दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे के लिए बड़ी विख्यात रही है। इनके गोविंदाचार्य इस बात को बहुत बोलते थे। आप वो दशक याद कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता था, लोग मानते थे कि इनके बड़ा प्रतिबद्ध सारा सिलसिला है और उस तरीके से। लेकिन हमारी वर्तमान मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आला कमान को चुनौतियां दी हैं, वो भी इतिहास में दर्ज है, बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे क्या हुआ था, किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष को इन्होंने कॉर्नर करके वो सारा सिलसिला किया था। और उसके बाद में जो डेवलपमेंट हुए हैं, फडणवीस साहब यहाँ के अध्यक्ष बने हैं और आप मुख्यमंत्री बनी है, और एक जो पूरा समूह, जो विधायकों का जो लंबा समूह, जो 163 विधायक है, उनमें से जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो जिस तरीके की राग गाता है, वो भारतीय जनता पार्टी की राग नजर नहीं आती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सुनते हुए हमें कम से कम सन 80 से, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से सुन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक गुथी हुई, एक कलेक्टिव लीडरशिप वाली पार्टी हुआ करती थी, जिसका आला कमान का मतलब था, जिसके नेशनल एग्जीक्यूटिव का मतलब था, वो धीरे धीरे लोप हो रहा है। अब हम जो देख रहे हैं वो तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पर ही सारा दबाव है, सब कुछ मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। वो चाहे तो पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन हासिल कर सकती है, वो अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो भारतीय जनता पार्टी का शासन लुप्त हो सकता है। संगठन वैसे ही चलेगा जैसा मुख्यमंत्री चाहती है। कि कुछ ऐसे चित्र हैं जिनको देखने से, जिनको बयान करने से बड़ी नाराजगी होती है राजनेताओं को, लेकिन हकीकत ऐसी नजर आती है। और अभी जो विस्तार हुआ है वो संतुष्ट करने का सिलसिला है उन लोगों को जिनके लिए शायद दबाव बाहर से आया हो, आला कमान की तरफ से आया हो या क्षेत्र से आया हो, और फिर से वो अपने 36 जाति वाला जो फार्मूला है उसको लागू करने के लिए एक तरीका इन्होंने अडेप्ट किया। क्योंकि 2.5 साल रह गए हैं, 2 साल रह गए हैं, अब दूसरा कोई विस्तार हो नहीं सकता, मंत्रिमंडल में 15% से ज्यादा ऐड नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में आखिरी प्रयास है। मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राजू राणा साहब ने भी कहा कि तो मजबूरी के वजह से करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके की जो खबरें आ रही थी, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, राजनीतिक नियुक्तियां बंद पड़ी हुई है, आला कमान के साथ मुख्यमंत्री के संबंधों को लेकर जिस तरीके की बातें लगातार चलती आ रही थी, काम नहीं हो पा रहा था, ग्राउंड रियलिटी जो लगातार मुख्यमंत्री संभागों का दौरा कर रही थी, जिलों का दौरा कर रही थी, और जो परिवेदनाएं जो आ रही थी उनके ढेर लग रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कुछ ग्राउंड पर काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लगातार कांग्रेस भी इसको लेकर जो है वो मुद्दा बना रही थी। तो कहीं कहीं मजबूरी थी, इस मजबूरी के तहत ये सारा मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। 36 कौमों की अगर बात करें तो 36 कौमों को साधने की कोशिश करिए, और क्योंकि राजनीतिक पार्टी है और चुनाव में जाना है तो ये सब चीजें देखनी भी पड़ेगी, किस क्षेत्र से किसको प्रतिनिधित्व देना है ये भी देखना पड़ेगा। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इन सारी चीजों को लेकर जो परफॉर्मेंस की एक बात लगातार आपकी तरफ से कही जा रही है कि परफॉर्मेंस की बेस पर ये सारी चीजें हुई है, तो ये तो थोड़ा सा विभेद रखती है। नहीं, ये बात तो सही है दुर्गेश जी की अगर आप इसको कवायद कहें कि असंतोष को खत्म करने की बात थी। बीजेपी के बाद 160 एमएलए हैं, 160, और इसमें बनेंगे 29, तो बाकी तो विधायक है ही है ना, वो तो ये हो ही नहीं सकता कि सब मिनिस्टर बन जाएंगे। इसलिए ये बात बेईमानी है कि लोगों को सेटिस्फाई कर दिया, ये नहीं हो सकता। 3 बातें इसमें टिंगलिंग फैक्टर है जो मुझे ध्यान आती है। पहली चीज ये कि जो बड़े महकमे हैं जिनमें बहुत सीनियर लोग मिनिस्टर हैं, उनको एक एक राज्य मंत्री साथ में दिया गया है। तो पीएचडी हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे जिसमें एक एक राज्य मंत्री इन्वॉल्व करके काम को, ये बात सही है कि ज्यादा बंटवारा किया है ताकि उसका जल्दी से निस्तारण हो जाए। एक बात। दूसरी बात, जो बात ये है कि इन्वॉल्वमेंट टू द सरकार है, तो संसदीय सचिव के नाते से अगर सरकार का नुमाइंदा वहां पे हर जिले में होगा तो उससे फायदा मिलेगा। और इस कारण से जैसे झुंझुनू का जिक्र बार बार आया, वहां से कोई नहीं है, तो आप चूरू से राजेंद्र सिंह राठौड़ जी हैं और सीकर से बाजिया जी हैं और भी लोग हैं। ये आप देखेंगे सैनिक कल्याण बोर्ड के जो है वो भी वहां से हैं, नीमका थाना से, वो भी सीकर से हैं। तो ऐसे हर जिले से 2-2 एक-एक आदमी ऐसे हो गए हैं, जो 30 तो हो गए ये, और उसके बाद में 10 हो गए, तो 40 लोग सरकार के बत्ती लगाए हुए नुमाइंदे हैं जो कि हर जिलों में राजस्थान में व्याप्त हैं। और इसलिए ये जो आप कह रहे थे विकेंद्रीकरण ऑफ द गवर्नमेंट, वो हुआ है। 2 बात हो गई। तीसरी बात जो मैंने कहा कि जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, नए लोगों को अगर सुझाव हैं तो वो सब काम करने का पूरा अवसर है। ऑफिसर्स को भी लगता है कि अगर कोई डिस्कम्युनिटी उन्होंने करी होगी पहले तो अब वो नहीं हो सकती, क्योंकि मैन हैज चेंज्ड। एक दूसरी बात, ये एक सुशासन का लक्षण भी है कि वो उसको भी जिस तरह से अवसर मिलता है काम करने का, ऐसे ही इनमें भी होगा। तो अल्टीमेटली केंद्रीयकृत बात तो ये है। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि
चूंकि वसुंधरा जी की इच्छा है, ये नहीं है। आप देखेंगे वी सतीश हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं वो पूरी कवायद में साथ थे। एक प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो हैं वो पूरी कवायद में साथ थे। आप तो इस तरह से इसी तरह से आप देखेंगे राजेंद्र सिंह राठौड़ जी उस कमेटी जो कोर कमेटी है उसके बीच में भी ये चर्चा हुई है। उसमें भी 3 मिनिस्टर अरुण चतुर्वेदी जी, राजेंद्र जी राठौड़ और ये लोग थे। तो कुल मिला के 10 लोगों की ये टीम है जो मुख्यमंत्री जी के साथ फैसले करती है। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री जी की अपनी इच्छा अनिच्छा ऐसी बात नहीं है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट बताया था और ये कहा था कि उसका उच्चारण ही इस तरह का है जैसे राज्यपाल जी की तरफ से हम लोग शासन चलाते हैं, कोई भी दल हो, इसी तरह का उच्चारण उसका है। तो अल्टीमेटली उनके जरिए होगा ये जरूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा प्रवर्तक संस्था है, विचारधारा परिवार है और उसमें सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इससे ये भी साबित हो रहा है क्योंकि वी सतीश जी तो संगठन के नुमाइंदे हैं, राष्ट्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन मंत्री हैं, पूर्णकालिक हैं, वो वहां इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए इस बात को तो मैं समझता हूं कि एक वाइडन एस्पेक्ट से देखा जाना चाहिए कि सब लोगों को इन्वॉल्व करके और अच्छी गवर्नेंस का अब इनका मकसद है जो अब इनके सामने टारगेट भी है क्योंकि टाइम बचा है 2 वर्ष का। उसके लिए जो एजेंडा बनाकर काम करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव गवर्नमेंट चलेगी। राजू अरोड़ा साहब, तो फिर आपको क्यों नजर नहीं आता जिस तरीके से मनीष पारिक साहब ने कहा कि जिस तरीके से 10 लोगों की टीम जो है वो मुख्यमंत्री के साथ काम करती है और हर चीज के ऊपर सलाह मशुरा करके सारी चीजें की गई है, सरकार में भी और संगठन में भी पूरी कोशिशें इस तरीके से रहती, आपको ये सब चीजें नजर क्यों नहीं आती? नहीं, मेरे को एक बात से मैं बड़ा सहमत हूं मनीष जी की बात से कि वास्तव में गुड गवर्नेंस आनी चाहिए, इस तरीके के लोग होने चाहिए क्योंकि राजस्थान की जनता, राजस्थान का जो युवा है वो 15 लाख रोजगार देख रहा है। तो अब नया मंत्रिमंडल बना है तब लोगों को रोजगार मिलेगी उसकी उम्मीद जगी है। जो एक हमारी परितक्यता महिला है, कोई विधवा है, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो पेंशन की आश लगाए बैठे हुए 3 साल से उनको उम्मीद है कि उनको पेंशन मिलेगी। जो गांवों के अंदर डिस्पेंसरी अस्पतालों के अंदर जो लोग जाते हैं उनको लगेगा कि निःशुल्क दवाइयां अब उनको ज्यादा मिल सकेंगी, निःशुल्क जांच भी फ्री के अंदर होगी। तो ये जो बहुत सारी जो चीजें लंबे समय चल रही है उसको लगता है कि अब तक 3 साल तक नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से अब नए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद के अंदर राजस्थान के जो लोगों को उम्मीद थी वो सुधरेगी और खनन मंत्री जी कोशिश करेंगे कि बाड़मेर में रिफाइनरी जल्दी से लग जाए और यहाँ पे जो मेट्रो की जो वाकई जो बढ़ रहा था 3 साल बाद तक बढ़ के जहां तक चलिए वो मेट्रो वापस आगे तक चल जाए तो यहाँ पे कच्ची बस्तियों का नियमन हो जाए। जयपुर में, जोधपुर के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो बाकी पड़ा हुआ है, जो बस्तियां बाकी है, एक भी कच्ची बस्ती का नियमन हुआ नहीं पिछले 3 वर्षों के अंदर। तो ये सब जो चीजें रुकी हुई हैं, मेरे को उम्मीद है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तो चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के अंदर कोई भूमिका निभा सके। और हो सकता है कि जो मंत्री अब तक बने हुए थे उनकी वजह से विकास अवरुद्ध हो रहा था, तो अब उसको शायद परिवर्तन कराए तो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि शायद विकास बढ़ेगा। यार सैनी साहब, अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि विकास अवरुद्ध था, अब नए पोर्टफोलियो के साथ नए मंत्री भी आ गए हैं, एक नई टीम के साथ, ऊर्जा के साथ अब काम होगा और उनको भी उम्मीद है कि सरकार जो है अब चलेगी नहीं, दौड़ेगी। अब तो क्या लगता है वाकई ये सब कुछ चेंज करने पर फर्क तो शायद नजर आएगा, क्योंकि उम्मीद तो विपक्ष को भी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए दुर्गेश, हम प्रजातंत्र के हामी हैं और प्रजातंत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। आलोचना और प्रत्यालोचना वो तो बहुत अलग बात है। बिल्कुल। और हमारे 3 साल पूरे करने पर इस सरकार से यही अपील है कि जो प्रोमिसेस इन्होंने किए थे, बेरोजगारों को रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, जिनके मकान रुके पड़े हैं, जिन योजनाओं को आज भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, इन सब बातों को जो कमिटमेंट करके आए थे उनको वो कह तो दिया कि 3 साल में सबसे बेहतरीन परिणाम दिया, लेकिन हकीकत में अगर जांचने लगे तो बड़ी तकलीफ होती है। हम तो हमारी पूरा इनके साथ में सहानुभूति है कि हासिल करें, उन्हें उसके बाद में फिर चुनाव के मैदान में जाएं और लोगों को बताएं कि हमने बड़ा बेहतर किया, इसलिए हमें नेतृत्व सौंपिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। तकलीफ इस बात की है। अगर ये हासिल कर लेंगे तो हम इनकी वाहवाह करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हम मीडिया के लोगों का काम यही है कि अच्छा करते हैं तो तारीफ करो और गलत कर रहे हैं तो तत्काल आलोचना करो। इसलिए हम लोकप्रिय नहीं होते, हम लोग यूं ही आलोचना करते रहते हैं। लेकिन हमारा काम ही यही है कि इंगित करते रहें और वहां पर सटीकता से एक पिंच जरूर करें ताकि लोगों को पता तो चले, जो सरकार चला रहे हैं उन लोगों को तो एहसास हो कि मीडिया जिंदा है और हमारी
अगर कोई गलत कदम हमने उठाया तो उसके ऊपर जरूर वो कटाक्ष जरूर करेगा, सबके सामने जरूर लाएगा। तो मीडिया की भूमिका तो हम निभाते आ रहे हैं। चलिए, एक उम्मीद के साथ कि जब नया जो ये मंत्रिमंडल बनाया है, नए पोर्टफोलियो के साथ जो लोग हैं उनमें ऊर्जा का संचार होगा, नए विभाग मिले हैं, नई जिम्मेदारियां मिली है, तो सरकार का हनीमून पीरियड तो अब खत्म माने, क्योंकि 3 साल के आसपास से गुजर चुका है। अब तो जो गाड़ी है वो अब ढलान पर है, चुनाव की तरफ बढ़ती हुए काउंटडाउन शुरू हो गया। तो उम्मीद इसी बात की, और विपक्ष भी इसी बात की उम्मीद कर रहा है कि जो काम रुके हुए हैं, जो जनता के काम बचे हुए हैं, जो घोषणा पत्र लेकर सरकार ने चुनाव लड़ा था, वो घोषणा पत्र को एक बार फिर खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। उस चुनावी वादों को वाकई पूरा करने के लिए सरकार जो है अपने नए मंत्रिमंडल फेरबदल के साथ, नए विस्तार के साथ काम में जुटेगी, और जो जनता की वाकई जो परेशानियां उसको समझेगी, देखेगी, और उसके ऊपर वाकई ग्राउंड रियलिटी के साथ काम करने की कोशिश करेगी। तो मुख्यमंत्री को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए मंत्रिमंडल के लिए, और जो नए मंत्रिमंडल में जुड़े लोग हैं, जो नए पोर्टफोलियो के साथ हैं, उनको भी हमारी शुभकामनाएं। तो फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जन टीवी के साथ। नमस्कार। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए या फसल बेचने के लिए, बिजली के बिल के लिए या भिंडी पनीर के लिए, कोई भी भुगतान बिना नकद के करना बिल्कुल मुमकिन है इन 5 तरीकों से। स्मार्टफोन में या तो यूपीआई ऐप डाउनलोड करो या रख लो ई-वॉलेट। बिना इंटरनेट वाला साधारण फोन हो तो डायल करो *99#। कुछ नहीं तो डेबिट कार्ड जेब में रख लो यार, या तो आधार कार्ड से भी कर लो तुरंत भुगतान। इतना करते ही बन जाएगा आपका मोबाइल या कार्ड, आपका बैंक भी, बटुआ भी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों, समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है आपको। बिल्कुल मुमकिन है। बच्चन जी। हाँ बोलिए बच्चा जी। आपकी एक फिल्म मर्द थी ना? हाँ थी। मर्द वही रहता है ना जो गुंडे को उठा उठा के पटकता है, उन्हें फेंकता है। अरे नहीं यार, मर्द वो होता है जो परिवार की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके, वो मर्द होता है। अच्छा, सुरक्षित रख सके। हाँ। वो देखो वहाँ वो, और जो लोटा लेके खुले में शौच करे। ओ पहलवान जी, कहा भैया? खुले में शौच करना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता है, इससे तो सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। अरे घर के अंदर शौचालय बनाइए, वहाँ शौच कीजिए, अपने पूरे परिवार को बीमारियों से बचाइए। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी घर के अंदर शौच बनाने के लिए मदद कर रही है। तो आप भी घर में शौचालय बनाइए, खुद भी जाइए, परिवार को भी उसमें ले जाइए। और जब बच्चा समझ सकता है तो आप भी समझ जाइए, वरना उठा के पटक देंगे आपको, बोले दे रहा हूं।
नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं जय सिंह जी कोठारी साहब। कालाधन महज एक पॉलिटिकल इश्यू है। अब ये समय काल परिस्थितियां इसको तय करती है, इसका कोई फार्मूला ऐसा नहीं है। उनका क्या होगा जिनके पास